वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में, है ना। तो रे ऑप्टिक्स जो चैप्टर है उसका पहला टॉपिक प्लेन मिरर है। और प्लेन मिरर हालांकि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, लेकिन हमारे सिलेबस में है, इसलिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे, है ना। काफ़ी कुछ आप प्लेन मिरर के बारे में पहले से भी जानते हो। तो सबसे पहले जो हमने पिछला लेक्चर पढ़ाया था उसमें हमने आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी, जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे। तो उसमें जो पहला लॉ था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और मैंने उस लेक्चर में आपको यही बताया था कि किसी भी सरफेस में, प्लेन सरफेस में, कर्व्ड सरफेस में, और आपका जो सरफेस हो सकता है स्फेरिकल, उसमें नॉर्मल कैसे डाली जाती है ना, ये सब मैंने आपको बताया था। वहाँ से एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ जो कि ज़रूरी है, हालांकि आपको पता है। जैसे कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ऐसा है ना बच्चों, ये आपका कोई भी ऐसा सरफेस जिसमें रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो मान लीजिए कि रे ऐसे आ रही है, ये आपकी इंसिडेंट रे। अब आप ध्यान से देखें तो इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल के अलॉन्ग आई, क्योंकि ये 90 डिग्री पे गिरी है। तो नॉर्मल तो परपेंडिकुलर ही होता है ना सरफेस के, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलॉन्ग आया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको पता चल गया कितना हो गया बच्चों, 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होते हैं, तो आपको पता चल गया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 है। इसका मतलब ये इसी रास्ते पे वापस हो जाएगा, यानी कोई रे नॉर्मल के अलॉन्ग गिरेगी तो वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के अलॉन्ग जाएगी, है ना बच्चों। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, दोनों ही नॉर्मल के अलॉन्ग है ना, नॉर्मल के अलॉन्ग जाएगी। तो इस बात को भी आप नोट करके लिख लें, छोटी सी बात ज़रूर है, लेकिन कभी कभी अपने बहुत काम आएगी आगे न्यूमेरिकल्स में ना, इसलिए मैं आपको लिखवा देता हूँ कि कोई भी रे किसी भी तरीके का सरफेस हो, मैंने प्लेन सरफेस जरूर बनाया है, लेकिन किसी भी तरीके का सरफेस है, अगर कोई भी रे नॉर्मल के अलॉन्ग आएगी तो वो नॉर्मल के अलॉन्ग जाएगी, मतलब अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी रे, है ना। तो हम यहाँ लिख लेते हैं रे retraces its path when it incident along नॉर्मल। कोई भी रे है वो अपना पाथ हमेशा रिट्रेस कर लेती है जब भी वो किसके अलॉन्ग इंसिडेंट करेगी बच्चों, नॉर्मल के अलॉन्ग, है ना। तो आपको एक बात याद रखना है कि नॉर्मल के अलॉन्ग आएगी तो नॉर्मल के अलॉन्ग जाएगी, है ना बच्चों। तो ये आप नोट याद रखेंगे। उसके बाद प्लेन मिरर है, तो सबसे पहली बात, प्लेन मिरर पढ़ने से पहले हम उसके कंस्ट्रक्शन की चर्चा कर लेते हैं। हालांकि आपको पता तो होगा ही, फिर भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से कंस्ट्रक्शन, है ना बच्चों। तो हम क्या करते हैं कि एक थिन ग्लास स्लैब लेते हैं, ऐसा थिन ग्लास स्लैब, है ना बच्चों, थिन ग्लास स्लैब, बहुत ही थिन ग्लास स्लैब ले लिया, है ना। अब उसकी एक साइड को पॉलिश कर देते हैं। तो ये जो मैं आपको डैश लाइन बना के बता रहा हूँ, ये यहाँ पे ही बनाया था, वो आपकी पॉलिश्ड साइड है ना। ऐसा बनाते हैं पॉलिश साइड को, यहाँ से पॉलिश कर देते हैं, पॉलिश एक साइड को पॉलिश कर देते हैं ग्लास स्लैब के। जिस साइड को पॉलिश करते हैं उसको कौन सी साइड बोलते हैं बच्चों, पॉलिश्ड साइड। और ये जो पॉलिश साइड है ये बना होता है हाईली रिफ्लेक्टिंग मटेरियल का, मतलब पॉलिशिंग के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है वो हाईली रिफ्लेक्टिंग मटेरियल होता है ना बच्चों, रिफ्लेक्टिंग मटेरियल। और आप लोगों को बताया गया होगा लोअर क्लासेस में, जो हमारा सबसे अच्छा रिफ्लेक्टिंग मटेरियल होता है वो कौन सा होता है बच्चों, वो सिल्वर होता है। तो Ag इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर, क्योंकि रिफ्लेक्शन कराना है ना, इसलिए हमें रिफ्लेक्टर्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर कौन सा होता है बच्चों, तो सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर आपका सिल्वर होता है ना। अब ये जो आपका पॉलिशिंग सरफेस है इसके ऊपर एक कोटिंग कर दी जाती है, तो यहाँ से कोई भी रे आएगी आपकी, ये रे पॉलिश साइड से रिफ्लेक्ट नहीं होगी क्योंकि इसके ऊपर कोटिंग होती है, वहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होता, इसके दूसरे साइड से रिफ्लेक्शन होगा। मतलब कोई रे यहाँ से इंसिडेंट होगी वो रिफ्लेक्ट होगी, है ना। तो जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा जिस साइड से,
उस साइड को बोला जाता है रिफ्लेक्टिंग साइड, है ना बच्चों। तो उस साइड को बोला जाता है रिफ्लेक्टिंग साइड। तो ये छोटा सा कंस्ट्रक्शन का पार्ट था प्लेन मिरर का। आई होप आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा, है ना, और ये नोड भी समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी आपको बताया। अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन के बाद प्लेन मिरर में सबसे पहले जो हमें प्लेन मिरर में पढ़ना है वो है इमेज फॉर्मेशन, है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, ये हो गया इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होती है ये हम सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो इस पूरे चैप्टर में आपको इमेज फॉर्मेशन ही सीखना है, मेन चीज़ यही है। आप यहाँ पे प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे, उसके बाद स्फेरिकल मिरर्स आएंगे उसमें इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे, उसके बाद फिर आपका क्या आएगा बच्चों, इमेज फॉर्मेशन के बाद मतलब स्फेरिकल मिरर्स के बाद रिफ्रैक्शन आएगा। तो रिफ्रैक्शन में भी आप इमेज फॉर्म करेंगे, लेंसेज में भी इमेज फॉर्म करेंगे, है ना। तो इस पूरे चैप्टर में आपको इमेज फॉर्मेशन से ही लेना देना है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्लेन मिरर में पढ़ते हैं हम इमेज फॉर्मेशन। और इमेज के बारे में आपको पता होगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इमेज जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज है। मतलब रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन जहाँ मिलेगा वो हमारे लिए क्या होगी, इमेज होगी। तो ये जो इमेज फॉर्मेशन है प्लेन मिरर में, हम इसकी दो केसेस में स्टडी करेंगे। तो केस नंबर 1, हम जो ऑब्जेक्ट लेंगे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे। यानी पहले हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, और उसके बाद फिर इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए, है ना। तो पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इमेज फॉर्मेशन पढ़ें। अब ध्यान से देखो, तो वो इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए मैं ड्रॉ करता हूँ डायग्राम। ये हमारा मिरर हो गया, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, है ना बच्चों। ये आपका मिरर, ये पॉलिश साइड और ये वाली साइड रिफ्लेक्टिंग साइड, है ना। और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो इसको हमने ओ मान लिया। अब हमें रिफ्लेक्टेड रेस का इंटरसेक्शन चाहिए, तभी हमें क्या बनेगी बेटा, इमेज बनेगी। तो हमें 2 रे चाहिए कम से कम इंटरसेक्शन के लिए, तो 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए पड़ेगी। तो एक रिफ्लेक्टेड रे तो ऐसे मिल जाएगी कि आप इंसिडेंट रे सीधी डाल दें। तो आप ध्यान से देखें, ये इंसिडेंट नॉर्मल के लॉन्ग गया है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है सरफेस से। तो अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के लॉन्ग जाएगा तो वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेता है, ये हमने लिखा हुआ है। तो यानी कि वो इसी रास्ते से वापस आएगा, मतलब जिस डायरेक्शन से इंसिडेंट रे गया है उसी डायरेक्शन से वापस आ गया, रिट्रेस हो गया। तो एक रिफ्लेक्टेड रे तो ये मिल गई इमेज फॉर्मेशन के लिए, है ना बच्चों। अब हमें एक और रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, तो कहाँ से मिलेगी देखें। तो एक रिफ्लेक्टेड रे हम यहाँ कहीं से ले लेते हैं। ये आपकी रे गई, ये तो इंसिडेंट रे हो गई, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। रिफ्लेक्टेड रे के लिए हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूँ कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस θ1 है, तो आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ बच्चों क्या, रिफ्लेक्शन। तो उतने ही एंगल से θ1 एंगल से वो रिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि ये इंसिडेंट रे से गई और θ1 एंगल से ही रिफ्लेक्ट करेगी। अब देखो हमें 2 रिफ्लेक्टेड रे मिल गई, एक पहली रिफ्लेक्टेड रे ये है और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये है। अब इनका इंटरसेक्शन ही हमें क्या देगा, इमेज। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये इस तरफ, मतलब मिरर के लेफ्ट की तरफ आप देखें तो ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज हैं, डाइवर्जिंग। तो ये कभी भी लेफ्ट की तरफ नहीं मिलेंगी। लेकिन हम यहाँ से देखेंगे तो ये हमें कहाँ मिलती हुई अपीयर होगी, अपीयर एक्चुअल मीट होगी कि अपीयर होगी बच्चों, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे, कोई भी रे मिरर के राइट साइड कभी गई नहीं। लेकिन जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा, एहसास होगा कि ये कहीं पीछे से आ रही हैं, पीछे से आ रही हूँ एहसास होता है, लेकिन पीछे थी नहीं वो कभी। इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से बनाया है, इस बात का ध्यान रखना, इसको डॉटेड लाइन से बनाया है। इसलिए ये इमेज तो बनेगी, दिखेगी, लेकिन ये एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेस से नहीं बनी है, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि पीछे बनी है। तो याद करो, मैंने आपको बताया था उस टाइप की इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज, अगर आपको याद हो, वर्चुअल इमेज। यानी एक बात मुझे समझ में आई कि प्लेन मिरर में जब भी इमेज बनती है तो उस इमेज का नेचर क्या होता है, वर्चुअल इमेज। इसको आई लिख लेते हैं ना बच्चों। अब ध्यान से देखो, ये ओ है, ये आई है, इस पॉइंट को ए ले लो, इस पॉइंट को बी ले लो। मैं आपको कुछ और भी समझाना चाहता हूँ।
अब आपको मैं बोलूँ कि मान लो मिरर से जो ऑब्जेक्ट की दूरी है वो आपका d है, तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ मिरर से इमेज तक की दूरी कितनी होगी बच्चों? तो आप बोलोगे सर d होगी। क्यों d होगी? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि भाई जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है मिरर से, उतनी ही दूरी पर आपका क्या होता है बच्चों? इमेज होता है। ऐसा आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। लेकिन मैं आपसे बोलूँ कि इसको प्रूफ करें, तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो आपको यहाँ पे देखो ध्यान से, ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, तो ये दोनों पैरेलल हुए और ये ट्रांसवर्सल हुई। तो आप ध्यान से देखो, ये एंगल θ1 है तो ये एंगल भी θ1 होगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, ऐसा आपने पढ़ा होगा। और वैसे ही आप ध्यान से देखो, ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है, तो ये अगर एंगल θ1 है तो ये एंगल भी कितना होगा बच्चों? θ1 होगा। क्यों θ1 होगा? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। तो ये समझ में आया। अब आप दो ट्राइंगल देखो, OAB और AIB, OAB और AIB, है ना बच्चों। ये आपने दो ट्राइंगल देख रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल को देखो आप, इसका एक एंगल θ1 है तो इसका एक एंगल भी θ1 है। आप ध्यान से देखो, इसका दूसरा एंगल 90 है तो इसका भी दूसरा एंगल कितना है बच्चों? 90 है। और इसमें ध्यान से देखो तो एक साइड दोनों की कॉमन भी है। अब आप लोगों ने ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं कि अगर दो साइड, दो एंगल और एक साइड इक्वल है तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, बिल्कुल एक जैसे, आइडेंटिकल ट्राइंगल्स हैं, है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल AIB आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, है ना बच्चों, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, है ना। ये आपको समझ में आ रहा है। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो वो आइडेंटिकल ट्राइंगल्स हैं। आइडेंटिकल हैं इसका मतलब उनकी हर साइड बराबर है। इसका मतलब इसका बेस अगर d दूरी पर है तो इसका बेस भी d दूरी पे है। इसलिए प्रूफ हो जाता है कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा होता है मिरर से, उतनी ही दूरी पर इमेज भी बनती है ना। ये ऐसे प्रूफ होता है। अब जिसको प्रूफ पता हो तो वेरी गुड, और जिसको नहीं पता है तो ये आप अब किसी को भी बता सकते हैं ना। तो ये मैंने आपको प्रॉपर्टी प्रूफ करके बता दी कि जितने ऑब्जेक्ट पर इमेज होती है मिरर से, उतने ही दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है मिरर से, है ना। या ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे होता है उतनी दूरी पे इमेज बनती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या है ना कि इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखनी पड़ेंगी, है ना, क्योंकि जब भी हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज। अब मैं आपको बता दूं कि इमेज की प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या लिखा जाता है ना, तो आप ध्यान समझें। इमेज की प्रॉपर्टीज़ में तीन चीज़ें लिखी जाती हैं मेनली। जब भी हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे और प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे तो वहाँ पे हम तीन चीज़ों को बताएंगे प्रॉपर्टीज़ में। सबसे पहला इमेज के नेचर के बारे में बताया जाएगा। नेचर मतलब आपको ये बताना होगा कि वो वर्चुअल नेचर की है कि रियल नेचर की है ना। दूसरी चीज़, हम उसके पोजीशन की बात करेंगे कि इमेज की पोजीशन कहाँ है। और तीसरी चीज़, हम उसके साइज के बारे में बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पे इमेज बनी है पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, तो इसमें पहली प्रॉपर्टी नेचर हमें समझ में आ गया कि कैसी इमेज है बच्चों? वर्चुअल इमेज, है ना बच्चों, वर्चुअल इमेज। और दूसरी प्रॉपर्टी हमें ये पता चल गया कि उसकी पोजीशन कहाँ है। तो इस इमेज उतनी दूरी पे बनी है मिरर से जितनी दूरी पे कौन है? ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इमेज डिस्टेंस इज सेम एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, है ना। जितनी दूरी पर आपकी इमेज बनी है उतनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा था, है ना बच्चों। तो ये आपकी दो प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब आप बोलोगे साइज के बारे में, तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे इमेज भी कैसा बना है बच्चों? पॉइंट साइज। इमेज भी कैसी बनी है? पॉइंट साइज की, है ना। मतलब ये भी पॉइंट जैसा ही है।
तो अपन को समझ में नहीं आता। तो मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट ही पॉइंट इमेज बनती है, ये क्लियर है ना। तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ भी मेरे ख्याल से क्लियर होंगी और पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन भी क्लियर होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और केस नंबर 2 इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं। किसके बारे में? आपके एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में, है ना। तो ये बात क्लियर होंगी आपको। तो मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन को पॉज करके नोट्स ले लें, है ना। तो मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। चलिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट का, तो मैंने आपको प्रॉपर रे डायग्राम बनाया। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बिना रे डायग्राम के भी आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मतलब एक छोटा सा ट्रिक है, अगर उसको अप्लाई करेंगे तो आप बहुत आसानी से बिना रे डायग्राम के भी इमेज फॉर्म कर सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई ये मिरर है, ये यहाँ पर बच्चों ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट से आप क्या किया करो, जैसे ये मिरर है, मिरर को हम नाम दे देते हैं mm डैश नाम का मिरर है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो बिना रे डायग्राम बनाए हम कैसे इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं वो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, है ना। तो हम सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1 कि ड्रॉप अ परपेंडिकुलर on mirror from object। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप है शॉर्ट ट्रिक के लिए, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से सबसे पहले आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो एक, है ना। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी हमने, ठीक है बच्चों। अब सेकंड स्टेप क्या है, मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी ऑब्जेक्ट से। सेकंड स्टेप आपका है एक्सटेंड इट टू द बैक साइड ऑफ मिरर। तो अब ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इसको बैक साइड पर एक्सटेंड कर दो। लो बच्चों, कर दिया अपन ने। फिर तीसरा स्टेप इसमें है इमेज फॉर्मेशन के लिए कि यूज द प्रॉपर्टी ऑफ सेम डिस्टेंस। तो सेम डिस्टेंस की प्रॉपर्टी को यूज कर लो। अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर d दूरी पर है ऑब्जेक्ट मिरर से तो इमेज भी d दूरी पर होगी। कहाँ से बच्चों? मिरर से। तो ये जो पॉइंट है d दूरी पर, इसी लाइन पर, ये आपका इमेज हो गया। तो देखो कितना आसान है, मैंने कोई रे डायग्राम नहीं बनाया, उसका इंटरसेक्शन नहीं कराया, डायरेक्ट इमेज बना दी, है ना बच्चों। तो ये ऐसे आप बना सकते हो। तो ये 3 जो पॉइंट्स हैं ये आपके किसके लिए हैं? शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। तो सबसे पहले आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑब्जेक्ट से मिरर पर, फिर उसको बैक साइड पे एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, यानी एक रिफ्लेक्टेड रे ये है ही, तो दूसरी रिफ्लेक्टेड रे और ये इसी को इंटरसेक्ट करेगा ना, यानी कि इसी लाइन पर पीछे जो हमने एक्सटेंड की इसी लाइन पे कहीं ना कहीं इमेज है। अब इमेज कहाँ है ये हम प्रूव कर चुके हैं कि सेम डिस्टेंस पे होती है। तो यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेम डिस्टेंस। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना है तो ये शॉर्ट ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो किसी क्वेश्चन में, है ना। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे फिर से एक एग्जाम्पल के थ्रू भी करा देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे बात। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि ये मिरर यहाँ है ऐसा, और आपका ऑब्जेक्ट इधर है। अब बोला इसकी पोजीशन बताओ इमेज की, तो अब आप यहाँ कहाँ रे डायग्राम बनाते रहेंगे, उसमें टाइम भी लगेगा। और मान लो 1 नंबर का सवाल है तो आपको जल्दी कैसे बनाए। अब कई बच्चे क्या होते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज बता देते हैं, तो अगर यहाँ इमेज बता दोगे तो बेटा गलत हो जाएगा, यहाँ नहीं बनेगी इमेज। ये ऐसे बच्चे सोच लेते हैं, ये गलत है।
तो ये गलत हो जाएगा, है ना। हमें तो ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो उसको फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन मिरर फ्रॉम ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। लेकिन आप देख पा रहे होंगे और कई बच्चे सोच रहे होंगे कि इस ऑब्जेक्ट से मिरर पे कभी भी परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं होगा। अगर ऐसा ना हो कि मिरर पे कभी भी परपेंडिकुलर ड्रॉप ना हो, तो आप क्या किया करें कि एक्सटेंड द मिरर। इस केस में एक स्टेप और लगा लिया करें। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं हो रहा है तो आप एक चीज़ पहले कर लिया करें कि एक्सटेंड द मिरर, उसके बाद ये स्टेप्स लगाएं। तो आपने मिरर को एक्सटेंड कर दिया। अब आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं, लीजिए कर दिया परपेंडिकुलर ड्रॉप। फिर सेकंड स्टेप क्या है, एक्सटेंडेड टू द बैक साइड, तो हमने बैक साइड पे एक्सटेंड कर दिया। अब यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेम डिस्टेंस। अगर ये दूरी डी पर है तो मिरर से भी कितनी दूरी पर होगा बच्चों, डी दूरी पे। तो ये आपका इमेज बनेगा। फिर आपसे कोई कहे कि रे डायग्राम बना दो, तो बना दो बच्चों। भाई ये इंसिडेंट रे हमने यहाँ गिराई, तो आपको पता है इमेज से हर रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेगी। अरे इमेज तो वो वाला पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है ना रिफ्लेक्टेड रेज का, मतलब जो भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो आई से आती हुई लगेंगी। इसलिए हम इसको ऐसे डॉटेड लाइन से बना देंगे और ये आपका क्या हो गया बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे। ऐसे एक और बना दो, लेकिन वो पास तो इमेज से ही होना है, तो ये ऐसे। तो लो, रे डायग्राम भी बन गया और बिना रे डायग्राम के भी आपने इमेज की पोजीशन बना ली। तो आपको जैसे यूज़ करना है वैसे यूज़ करो, सिर्फ आपको जानकारी देनी थी तो मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी, है ना बच्चों। अब उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हुए किसको करेंगे, केस नंबर 2। केस नंबर 2 पढ़ना है हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए। ये कौन से ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे इमेज फॉर्मेशन भैया? अब तो हम करेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि इससे कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी अपन को क्लियर होगी। अब ध्यान से देखें, तो सबसे पहले तो मिरर बना लेते हैं। ये आपने मिरर बना लिया और ऐसा आपने एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लिया। ये मैं एरो बना देता हूँ, एरो, है ना बच्चों। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे बनाएंगे, ठीक। अब इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे। अब आपको पता है बच्चों कि हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन करना जानते हैं, एक्सटेंडेड का तो नहीं जानते। लेकिन आप एक बात सोचें, आप एक बात अक्लमंदी से सोचें कि ये जो भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ये एक्चुअली में इन्फिनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन ही तो है। देखो आप इसमें पॉइंट्स बनाओ तो ऐसे कितने पॉइंट्स बन जाएंगे इसमें, इन्फिनिटी। कितने पॉइंट्स बन जाएंगे, इन्फिनिटी। मतलब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, ये पॉइंट से मिलकर ही बना है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। लेकिन कितने पॉइंट से मिलकर बना है, तो इन्फिनाइट पॉइंट से। इसका मतलब आप लोग बोलोगे कि सर इन्फिनाइट पॉइंट से आपका ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो या हमें इन्फिनाइट पॉइंट्स की इमेज बनानी पड़ेगी। तो फिर तो बेवकूफ़ी होगी, इन्फिनाइट पॉइंट्स की इमेज बनाते बनाते तो जीवन गुजर जाएगा। इसलिए हम इन्फिनाइट पॉइंट्स की इमेज नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे अपनी अकल लगाएंगे। अकल कैसे लगाएंगे बच्चों, कि मैं एक पॉइंट ये ले लेता हूँ, कुछ स्पेशल पॉइंट्स ले लेंगे। जैसे ऊपर वाला पॉइंट मैंने ले लिया A और नीचे वाला पॉइंट मैंने ले लिया B। अब मैं क्या करूँगा कि ये दो पॉइंट्स जो मैंने बनाए हैं इसकी बाउंड्री पर, ऑब्जेक्ट की बाउंड्री पर, उनकी इमेज बना लूँगा। तो A की इमेज बना लूँगा A' और B की इमेज बना लूँगा B'। अब आप खुद सोचो, अगर आपको A और B की इमेज मिल गई, A' और B', तो जितने भी पॉइंट्स A और B के बीच में आएंगे उनकी इमेज की भी सारे पॉइंट्स A' और B' के बीच में आएंगे। तो इस तरीके से हम कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम क्या करेंगे, कुछ स्पेशल पॉइंट्स बना लेंगे। जैसे यहाँ मैंने दो स्पेशल पॉइंट्स ले लिए बाउंड्री पर, एक इस पॉइंट को ले लिया A, इस पॉइंट को ले लिया आपने B। तो अब मैं इमेज बना लूँगा A की A' और B की बना लूँगा B'। फिर क्या करेंगे अपन कि जितने भी पॉइंट्स आपके ऑब्जेक्ट पे हैं A और B के बीच में, तो ऑब्वियस सी बात है उन सभी पॉइंट्स की इमेज भी A' और B' के बीच में ही होंगे। तो अपन A' और B' को जोड़ देंगे तो इमेज बन जाएगी। तो इस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम A की बनाते हैं, तो रे डायग्राम बनाते हैं बच्चों। तो हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, तो जो रे नॉर्मल पे गई है वो नॉर्मल से ही वापस आएगी, ये आपको पता है। और दूसरा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी जगह पे डालेंगे। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है I,
तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा बच्चों, आई। तो क्या ये ऐसे जाएगी। अब देखो ये दोनों रे डाइवर्जिंग है तो यहाँ कहीं नहीं मिलेंगी, तो हमें कहाँ मिलती हुई नजर आएंगी बच्चों, पीछे। तो ये आपका हो गया ए की इमेज, ए पॉइंट की इमेज ए डैश। फिर हम बी की बनाएंगे, तो बी के लिए भी ऐसे करेंगे बच्चों, एक रे ऐसे डालेंगे तो नॉर्मल के लॉन्ग वो वापस आएगी। फिर एक रे और चाहिए तो वो ऐसे डाल देते हैं, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लगा लेते हैं, तो ये ऐसे हो गई। अब इनको पीछे आप मीट करा देते हैं, तो ये इमेज बन गई, ये बी की इमेज बन गई क्या बच्चों, बी डैश। अब जितने भी पॉइंट्स ए और बी के बीच में वो सारे पॉइंट्स ए डैश और बी डैश, यानी कि ये ऐसी बनेगी, ए डैश और बी डैश। तो आपको ए बी की इमेज दिख गई होगी, वो क्या बनी है बच्चों, ए डैश और बी डैश। और हमने कैसे बनाया ये बात भी आपको अब समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये क्लियर होगा आई होप, ठीक। तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का भी आपने इमेज फॉर्मेशन देख लिया। अब ध्यान से देखें तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के इमेज फॉर्मेशन में कुछ बातें हैं जो आपको नोट करनी चाहिए। ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ था, इमेज ऐसे बन गई, मतलब ये साइड वाइज फ्लिप कर गई। तो इसलिए क्या होता है, जब आप मिरर देखते हैं तो मिरर में जब आप लेफ्ट हैंड दिखाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मिरर वाला जो आदमी है वो आपको राइट हैंड दिखा रहा है ना। मतलब आप खुद खड़े होते हैं तो आप अपना लेफ्ट हैंड मिरर को दिखाते हैं तो आपको लगता है कि मिरर आपको राइट हैंड दिखा रहा है, और जब आप राइट हैंड दिखाते हैं तो मिरर आपको लेफ्ट हैंड दिखा रहा है। ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो इमेज है वो साइड वाइज फ्लिप कर जाती है ना बच्चों। देखो ये साइड वाइज फ्लिप कर गई, ये उल्टी नहीं हुई, ए अभी भी ऊपर है और बी अभी भी नीचे है इमेज में, इसलिए सर आपका ऊपर रहता है और पैर नीचे ही रहते हैं। लेकिन राइट लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट राइट होता है, साइड वाइज फ्लिप करती है। तो जो ये साइड वाइज फ्लिप होता है इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, है ना बच्चों। ये प्रॉपर्टी होती है क्या, लेटरल इन्वर्जन। तो एक्सटेंडेड इमेज की भी प्रॉपर्टीज हम लिख लेते हैं। जो प्रॉपर्टीज हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट में समझ में नहीं आई थी वो अब हमें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में समझ में आ गई। तो यहाँ पे हम जब प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज लिखेंगे तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है भाई कि ये जो रेज हैं नेचर बताते हैं ना बच्चों, मैंने आपको बताया था 3 चीज़ बताते हैं, नेचर, पोजीशन और साइज। तो यहाँ पे देखो ये कभी भी रेज यहाँ के एक्चुअल में मीट नहीं की हैं, ये मिलती हुई नज़र आ रही हैं, डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज है। तो इसका मतलब ये जो इमेज बनी है ये कैसी है बच्चों, वर्चुअल, लेकिन हेड ऊपर ही है और टेल नीचे ही है। मतलब ये ए ऊपर का ऊपर बना है और बी नीचे का नीचे बना है, तो इसका मतलब इरेक्ट है, इरेक्ट। अगर ये उल्टा हो जाता तो उसको हम इन्वर्टेड बोलते हैं। तो हम बोलेंगे कि इस इमेज का प्रॉपर्टीज में नेचर क्या है, तो आप बोलोगे सर वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड प्रॉपर्टी वही वाला जो मैं पहले लिख चुका हूँ, आप लोग फिर से लिख लीजिएगा, मैं सिर्फ लिख देता हूँ सेम डिस्टेंस, मतलब उसकी पोजीशन बताना है। तो सेम डिस्टेंस, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर इमेज है फ्रॉम द मिरर, है ना। वो आप पूरा लिख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में समझा दिया आपको। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो उसकी साइज। तो आप ध्यान से देख पा रहे होगे, जब आप यहाँ पे देखेंगे तो जितनी साइज का ऑब्जेक्ट बना है उतनी साइज का इमेज है। तो इमेज की साइज सेम साइज होती है, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना बच्चों। इमेज की साइज वैसी होती है जितनी साइज किसकी होती है बच्चों, ऑब्जेक्ट की। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो मैंने अभी बताया, इसमें उल्टी तो नहीं होती इमेज लेकिन साइड वाइज फ्लिप कर जाती है, उसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, या फिर हम बोलेंगे जो इमेज है वो लेटरली इन्वर्टेड इमेज है। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब हुआ बच्चों, साइड वाइज फ्लिप कर जाना, है ना। तो ये बात आप ध्यान से याद रखेंगे, लेटरली इन्वर्टेड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर क्या हुआ, तो 4 प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, सेम प्रॉपर्टी जितनी डिस्टेंस पे इमेज है उतनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, सेम डिस्टेंस वाला प्रॉपर्टी। तीसरा सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना साइज ऑब्जेक्ट का उतना साइज इमेज का भी है। और चौथी जो प्रॉपर्टी है वो है लेटरली इन्वर्टेड, मतलब साइड वाइज फ्लिप कर जाती है, लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है ना बच्चों। तो ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी। तो ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज हो गया या इमेज फॉर्मेशन हो गया आपका प्लेन मिरर का।
पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए भी कर लिया हमने और एक्सटेंड ऑब्जेक्ट के लिए। हालांकि ये बिना रे डायग्राम बनाए भी आप बना सकते थे, अगर ये शॉर्ट ट्रिक आपको पता है। कैसे, ध्यान से देखो, मैं उसको ही बना के बता देता हूँ। बिना आपके रे डायग्राम के इमेज बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत आसानी से बन जाती है, शॉर्ट ट्रिक। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में आप 2 पॉइंट चूज़ कर लो, तो मैंने इसको ए पॉइंट चूज़ कर लिया, इसको बी चूज़ कर लिया। अब ए से ड्रॉप परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, ड्रॉप किया, एक्सटेंडेड टू द बैक साइड, एक्सटेंड कर दिया, यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेम डिस्टेंस, तो जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे इसकी इमेज मिलेगी, मतलब ए डैश। फिर बी के लिए देखो, तो बी के लिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, फिर ये एक्सटेंड किया, तो आप ध्यान से देखो ए से ज़्यादा दूरी है बी की, तो इमेज की भी ए डैश से ज़्यादा दूरी होगी, तो हमने पीछे ज़्यादा दूर तक ले गए और ये अपना बी डैश हो गया। अब ए डैश और बी डैश को मिला दो तो आपको इमेज मिल जाएगी किसकी बच्चों, ए बी की, है ना। तो देखो रे डायग्राम में हमें टाइम लगा अच्छा खासा बनाने में, है ना, लेकिन देखो ये शॉर्ट ट्रिक पता है तो हमने कितनी आसानी से इसका क्या बना लिया बच्चों, इमेज बना लिया, इमेज फॉर्मेशन कर लिया। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, कितना तेजी से इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। मान लो आपके पास एक्सटेंड ऑब्जेक्ट कुछ खतरनाक टाइप का होता है, इस टाइप का, जैसे मान लीजिए हमने इस टाइप का ऑब्जेक्ट ले लिया, लीजिए, अब इसको बनाओ बोलते हो, तो इस पर कुछ पॉइंट्स आप ले लो, जैसे ए बी सी डी, ऐसे हमने पॉइंट्स मान लिए। अब ए का परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, एक्सटेंड करो, तो सेम डिस्टेंस कंसेप्ट लगाओ, तो ये ए डैश हो जाएगा। बी को देखो, तो बी पास में है तो बी डैश भी पास में होगा मिरर के। उसके बाद सी देखो, तो सी और पास में होगा, तो ये सी डैश होगा। सबसे ज़्यादा दूर कौन है, डी, तो सबसे ज़्यादा दूर कौन बनेगा बच्चों, डी डैश। अब ए डैश बी डैश सी और डी को जोड़ दो, देखो कितनी आसानी से आपका इमेज फॉर्मेशन हो गया एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, इसी शॉर्ट ट्रिक से, है ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक कभी कभी बहुत काम आ जाती है, बहुत जल्दी जल्दी हमारा इमेज फॉर्मेशन हो जाता है ना। तो अगर कभी ऐसा होता है कि 1 नंबर 2 नंबर का सवाल आए तो आप इसको बहुत जल्दी से बना लो, उसके लिए टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। तो ये याद रखेंगे। तो ये कंप्लीट होता है अपना इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, और मैं ये मेरे हिसाब से आपको ये बिल्कुल क्लियर भी होगा, और क्योंकि पहले पढ़ा भी है तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है ना बच्चों। चलिए, तो ये इमेज फॉर्मेशन के बाद हम आगे बढ़ते हैं प्लेन मिरर में और कुछ चीज़ें और सीखते हैं। तो आप लोग स्क्रीन को पॉज करेंगे और नोट्स ले लेंगे, है ना। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कभी कभी आपको इमेज फॉर्मेशन के अलावा भी कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं ना। जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं एंगल ऑफ डेविएशन को लेके, है ना, तो वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन इन प्लेन मिरर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों डेल्टा से, है ना। ऐसा एक सिंबल होता है जिसको आप डेल्टा बोलते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना बच्चों। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है तो उसको देख लेंगे ध्यान से। अब एंगल ऑफ डेविएशन समझे, जैसे मान लीजिए ये प्लेन मिरर है और ये आपकी एक इंसिडेंट रे है ना बच्चों। ये इंसिडेंट रे है, ये प्लेन मिरर है। अब ये प्लेन मिरर है तो आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी बच्चों, ये रिफ्लेक्टेड रे। और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए मैंने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी आई लिख दिया है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये आई से आया और आई से वापिस हो गया। अब आप एक बात सोचें कि अगर ये मिरर ना होता तो ये ऐसे जाता, ऐसे चली जाती ना, वो सीधी तो जाती। अगर ये मिरर नहीं होता तो रे ऐसे ही जाती, फिर थोड़ी ना मुड़ती इंसिडेंट रे। बट मिरर की वजह से वो अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट हो गई और मुड़ गई। वो जितना एंगल डिफ्लेक्ट हुई है अपने ओरिजिनल पाथ से, अगर ये मिरर नहीं होता तो ओरिजिनल पाथ ही होता और ये ऐसे जाती, बट इस मिरर की वजह से ये ऐसे मुड़ गई और ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे हो गई। तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से जितना मुड़ी है उसी को हम बोलते हैं डेल्टा, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है वो आपको समझ में आया होगा कि भाई रे आ रही थी, वो अपने जो ओरिजिनल रास्ते पे चल रही थी उससे कितना मुड़ गई, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन। अब ध्यान से देखो ये एंगल ऑफ डेविएशन है कितना, ये डेल्टा।
तो आप देखो ये रे आ रही थी तो ये इंसिडेंट है, तो अगर ये पूरा देखो तो ये पूरी एक लाइन तो है, तो ये 180 है, और 180 में ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 2i। तो 180 में 2i घटा दो तो ये डेल्टा बच जाएगा। अरे आप देखो मैं फिर से यहाँ बना देता हूँ, तो ये ऐसी थी, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया बच्चों, है ना। अब आप ध्यान से देखो तो ये एंगल आई है, ये एंगल आई है, और ये एंगल है आपका डेल्टा, ओरिजिनल पाथ से जो मुड़ गई। तो ये टोटल 180 था, 180 में से 2i घटा दो तो ये डेल्टा बचा ना। यानी कि प्लेन मिरर में एंगल ऑफ डेविएशन होता है 180 माइनस 2i, या कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं, 180 को रेडियंस में लिख लेते हैं पाई माइनस 2i। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपको, है ना। एंगल ऑफ डेविएशन का सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है प्लेन मिरर का, तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है 180 माइनस 2i, है ना। जैसे कि हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, है ना बच्चों, तो एग्जांपल दें तो मैं ऐसे दो प्लेन मिरर ले लेता हूँ, एक ये प्लेन मिरर है, एक ये प्लेन मिरर है। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 90 डिग्री पे है प्लेन मिरर। अब मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ कि एक रे आई और ये रे आ रही है 60 डिग्री पर, तो आपको बताना है भाई ये मिरर M1 और ये मिरर M2। तो आपको पता है कि इस इंसिडेंट रे का 2 बार रिफ्लेक्शन होगा, एक बार M1 से, फिर टकरा के वो ऐसे जाएगी तो रिफ्लेक्शन होगा किससे बच्चों, M2 से। तो 2 बार रिफ्लेक्शन होगा। तो आपसे पूछा गया कि फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। तो कैसे निकालेंगे आप एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, तो हम निकालते हैं भाई। तो ध्यान से देखो, जब इसका पहला रिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुई। अब ध्यान से देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो बराबर होते हैं ना बच्चों, तो ये 60-60 हो गई। अब ये अगर मिरर नहीं होता तो ये ऐसे जाती, बट ये मिरर की वजह से वो ऐसी हो गई तो इतना मुड़ गई। तो ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन हो गया डेल्टा 1, जो पहले मिरर से हुआ। तो पहला एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 1। पहले एंगल ऑफ डेविएशन के लिए इंसिडेंट एंगल कितना है बच्चों, 60 डिग्री। तो डेल्टा 1 क्या कितना लिखेंगे बच्चों, 180 माइनस 2i, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बच्चों, 60 डिग्री। अच्छा, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, आप ध्यान से देखो, ये रे ऐसे मुड़ी है, यानी ये क्लॉकवाइज मुड़ी है, क्लॉकवाइज। तो हम यहाँ लिख लेंगे क्लॉकवाइज, है ना बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन, 180 माइनस 2 इंटू 60 हो जाएगा 120। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि 60 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन हो गया आपका 60 डिग्री, जो पहले मिरर से हुआ। और किस सेंस में हुआ है, तो हम बोलेंगे कि क्लॉकवाइज सेंस में हुआ, है ना बच्चों। उसके बाद हम किसको देखेंगे, सेकंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो सेकंड मिरर पे होगा यहाँ पर। अब यहाँ पे ये नॉर्मल खींच लिया अपन ने। अब आप ध्यान से देखो, इन दोनों नॉर्मल को देखो, तो ये 90 डिग्री में, तो ये भी 90 पे है। तो ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, है ना बच्चों। ये 90, ये 60, 180। तो ये कितना एंगल होगा, ऑब्वियसली बात है ये 30 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि 180 होना चाहिए ना ट्राइंगल का एंगल। तो ये समझ में आ रहा होगा। तो सेकंड मिरर में जब टकराया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ बच्चों, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री से ही क्या करेगा बच्चों, ये रिफ्लेक्ट भी होगा। अब ध्यान से देखो, ये रे अगर ये मिरर नहीं होता तो ये रे ऐसे जा रही थी, ऐसे, ये ओरिजिनल पाथ था, लेकिन इस मिरर की वजह से इतना मुड़ गई। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया डेल्टा 2, है ना बेटा, ये हो गया डेल्टा 2। तो डेल्टा 2 कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री। और ध्यान से देखो, तो ये भी ऐसे रोटेट हुई है, मतलब डेल्टा 2 भी क्लॉकवाइज है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्लॉकवाइज। तो आप ध्यान से देखो, 180 माइनस 2 इंटू ये 60, तो 120 डिग्री हो गया, 120 डिग्री क्लॉकवाइज। तो यानी दोनों एंगल ऑफ डेविएशन सेम सेंस में, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, इसलिए हम दोनों को जोड़ देंगे। तो हमारा जो नेट डेल्टा होगा, नेट एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, वो क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। हमने प्लस इसलिए किया, दोनों सेम सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में, है ना, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अगर एक अलग सेंस में होता एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस करना पड़ता फिर, है ना। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 कितना हो जाएगा बच्चों,
60 प्लस 120 कितना होता है बच्चों? तो 60 प्लस 120 हो जाएगा आपका 180, और 180 क्लॉकवाइज। अब कभी कभी आंसर आपको एंटी क्लॉकवाइज में देता है, तो आप कुछ ना करें, इसको 360 से माइनस कर दो। अगर एंटी क्लॉकवाइज हमें आंसर लिखना है तो हम किसी भी एंगल को जो क्लॉकवाइज में है उसको एंटी क्लॉकवाइज में लिखें, तो उसको 360 से माइनस कर देते हैं। तो 360 माइनस 180, तो आपको पता है आंसर 180 आएगा, और वो एंटी क्लॉकवाइज। मतलब 180 चाहे क्लॉकवाइज बोल दो, 180 चाहे एंटी क्लॉकवाइज बोल दो, आंसर तो आपका 180 है ना। तो आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे एंगल ऑफ डेविएशन निकाला है ना। जैसे एक और सवाल मैं आपको दे दूं, उसको ध्यान से देखो, वो भी आप कर सकते हो है ना बच्चों। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं इस तरीके से कि ये आपके ऐसे दो मिरर हैं, ये, और दोनों के बीच का एंगल क्या है बच्चों? 60 डिग्री है। और मैं आपसे बोलूं कि आपकी एक रे ऐसी आई है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री पे आई है ना बच्चों। तो आपसे पूछा गया कि बताओ इसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस, क्योंकि इसमें भी 2 रिफ्लेक्शन होंगे, एक M1 पे और एक M2 पे। तो नेट एंगल ऑफ डेविएशन आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे नेट एंगल ऑफ डेविएशन? तो उसको भी देखते हैं अपन जल्दी से। यहाँ पे क्या करोगे बच्चों नेट एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए? देखो, तो यहाँ पे आप पहले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ डेल्टा 1 निकालना पड़ेगा। तो ये रे ऐसे जाती, बट ये 30 डिग्री पे आई है, तो 30 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगी, तो ये ऐसी हो जाएगी है ना बच्चों। आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ये आपका डेल्टा 1 हो गया, तो डेल्टा 1 लिख सकते हो आप। तो डेल्टा 1 हो जाएगा 180 माइनस 2i, और i की वैल्यू कितनी है बच्चों? 30 डिग्री। और देखो क्लॉकवाइज सेंस में, तो क्लॉकवाइज, तो यहाँ से डेल्टा 1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 180 माइनस 60, यानी कि 120 डिग्री क्लॉकवाइज सेंस में। और यहाँ पे अगर आप डेल्टा 2 निकालें, तो डेल्टा 2 कितना आ जाएगा बच्चों? तो डेल्टा 2 हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर डालें, अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा बच्चों? देखो ये 60 है, ये 30 है, तो ये 60 हो गया, यानी कि ये 60 हो गया, ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 है। तो ये एंगल कितना हो गया बच्चों? 30, क्योंकि तो नॉर्मल डाला है आपने, और 30 डिग्री से आया है, तो 30 डिग्री पे ही क्या होगा बच्चों? वापस होगा। अब ये रे ऐसे जाती, अगर M2 ना होता तो, लेकिन ऐसे मुड़ गई, तो ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन हो गया डेल्टा 2। देखो डेल्टा 2 भी क्लॉकवाइज है, तो हम क्या कर देंगे इसको 180, फिर से एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला माइनस 2i, और i अभी भी कितना है बच्चों? 30 डिग्री, और किस सेंस में बच्चों? क्लॉकवाइज। तो ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री क्लॉकवाइज। अब दोनों क्लॉकवाइज हैं, तो नेट डेल्टा आपको पता है कितना हो जाएगा? 120 प्लस 120 240 क्लॉकवाइज। और इसी एंगल को अगर आंसर एंटी क्लॉकवाइज में लिखना है तो किससे माइनस कर देना चाहिए बच्चों? 360 से। तो 360 माइनस 240 करोगे तो आंसर आ जाएगा 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मतलब दोनों आंसर हो सकते हैं। क्लॉकवाइज सेंस में एंगल ऑफ डेविएशन हो सकता है कितना बच्चों? 240 डिग्री। और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल ऑफ डेविएशन हो सकता है कितना बच्चों? 120 डिग्री, है ना। तो आपको ये बात याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज में आंसर 120। तो अभी कभी भी अगर जैसे आपने क्लॉकवाइज में निकाला हो लेकिन आंसर एंटी क्लॉकवाइज में, या आपने आंसर एंटी क्लॉकवाइज में निकाला और आंसर क्लॉकवाइज में, तो आप उसको हमेशा 360 से माइनस कर लिएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब आप ध्यान से देखें तो एक बात बहुत क्लियरली समझ में आएगी। देखो यहाँ पे जो आंसर आया वो आपका आया 180 एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, और 180 आप ध्यान से देखें तो यार ये जो एंगल बिटवीन द मिरर्स है, मतलब अगर मैं इसको बोलूँ थीटा, एंगल बिटवीन द मिरर्स अगर मैं बोलूँ थीटा, तो कहीं ना कहीं इसमें आंसर आया है 2 थीटा,
मतलब 2 टाइम्स ऑफ थीटा। वैसे ही आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे थीटा जो है एंगल बिटवीन द मिरर्स वो 60 है, और इसका आंसर भी 2 थीटा मतलब 120 डिग्री है। देखो एंटी क्लॉकवाइज में 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने आपको 2 एग्जांपल बताया, लेकिन डायरेक्टली मेरे को एक रिलेशन भी दिख रहा है। इसमें एंगल जो थीटा है, एंगल बिटवीन द मिरर्स, वो कहीं ना कहीं जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो 2 थीटा हो रहा है। अच्छा, मैं आपको एक सवाल देता हूँ कि इस 30 की जगह इसको 60 डिग्री करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और फिर सॉल्व करना, तब भी आंसर आपका यही आएगा 120 डिग्री। इसका मतलब जो एंगल ऑफ डेविएशन है बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड ही नहीं करेगा। आप ऐसा करके देखना, इसकी जगह 30 लो, 40 लो, 50 लो, 60 लो, कुछ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस लो, आपका आंसर हमेशा इतना ही आता रहेगा। तो आप ऐसा करके देखना, आपको समझ में आएगा कि आंसर कभी बदला ही नहीं। आंसर तो एक्चुअली में मिरर के एंगल के दुगना आ रहा है, 2 थीटा। अब ये कैसे आ रहा है, तो इस बात को मैं प्रूफ करके ही बताता हूँ आपको एंगल ऑफ डेविएशन में, है ना। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, स्क्रीन को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस से फर्क नहीं पड़ता। अगर 2 मिरर्स इंक्लाइंड हैं तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन हमेशा एंगल बिटवीन द मिरर्स का 2 टाइम्स होता है ना। मैंने आपको ऐसा बताया, ये मैं यहाँ पे आपको प्रूफ करके ही बता देता हूँ, तो आपकी समझ में आए कि कैसे होगा, है ना। बाकी आप, मैंने जैसे बताया पिछले वाले सवाल में, आप ये सब सॉल्व करके देख सकते हैं, आपको क्लियरली आंसर में चेंज नहीं आएगा। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 2 इंक्लाइन मिरर्स हैं और उनके बीच का जो इंक्लिनेशन एंगल है वो है आपका थीटा, तो अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग, अब देखो आपका ये जो रे है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है ना, कुछ ही मान लो आप, तो है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई। अब आप ध्यान से देखें तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई होगा, ये तो आपको समझ में आता ही है। तो ये रे ऐसे चली गई। अब ध्यान से देखो तो जितना एंगल, वो अगर ये मिरर नहीं होता M1 और इसको M2 ले लेते, ये मिरर नहीं होता तो ये ऐसे जाती सीधा, बट ऐसे मुड़ गई, तो ये आपका एंगल हो गया कितना बच्चों, Δ1। तो यहाँ पे आपने Δ1 कितना लिख लिया, Δ1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2i, क्योंकि M1 पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आपका कितना है बच्चों, 2i है ना। उसके बाद फिर हम M2 पे जाते हैं। अब M2 पे देखते हैं, तो M2 पे नॉर्मल बनाएं, तो ये M2 का नॉर्मल हो गया। अब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस एक बार के लिए आप x मान लो, है ना बच्चों, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आप कितना मान लो, x। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस x पे आया है तो रिफ्लेक्शन भी कितने एंगल पे होगा बच्चों, x पे होगा, है ना। और ये रे ऐसे जाती ऐसे, बट ये ऐसे मुड़ गई, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा, इसको हमने बोल दिया बच्चों Δ2, है ना। तो Δ1 क्या था, क्लॉकवाइज, और Δ2 भी आप देखो तो क्लॉकवाइज है। तो Δ2 है कितना, लेकिन Δ2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2x, 180 माइनस 2x होगा, है ना बच्चों। अब ये x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तभी हमारा काम बनेगा, ये भी क्लॉकवाइज, है ना। तो आप ध्यान से देखो तो आपका जो नेट डेविएशन आया, तो नेट डेविएशन कितना आ गया, Δ1, दोनों क्लॉकवाइज हैं तो Δ1 प्लस Δ2, यानी 180 हो गया 360 माइनस 2i माइनस 2x। अब आप ध्यान से देखो, और ये क्लॉकवाइज, और आप ध्यान से देखो तो आपको x की वैल्यू निकालनी होगी। अब वो कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, ये नॉर्मल डाला था, ये एंगल x है, तो ये एंगल हो गया 90 माइनस x, और ये एंगल i है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया बच्चों, 90 माइनस i। और ये एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180, तो वो लिख लेते हैं अपन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि थीटा प्लस 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस आई इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, 180। ये इस ट्राइंगल के 3 एंगल है ना, ये और ये, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा बच्चों, 180।
अब ध्यान से देखो तो 90 + 90 और 180 कैंसिल हो गए, तो ये क्या आया बच्चों, थीटा माइनस एक्स माइनस आई इज इक्वल टू 0। हमें तो x चाहिए था, x उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू आई थीटा माइनस आई। ये x की वैल्यू निकल आई। ये x की वैल्यू जरा यहाँ पुट करो, तो नेट एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया बच्चों, तो नेट एंगल ऑफ डेविएशन हो गया 360 डिग्री माइनस 2i, तो 2i और माइनस 2x, और x की वैल्यू है थीटा माइनस आई। अब ब्रैकेट ओपन करो जरा, 360 माइनस 2i माइनस 2 थीटा माइनस माइनस प्लस 2i, और ये 2i और ये 2i क्या हो गया बच्चों, कैंसल आउट। तो ध्यान से देखो, तो नेट एंगल ऑफ डेविएशन आया 360 माइनस 2 थीटा, लेकिन ये क्लॉकवाइज सेंस में। अब मैं आपसे बोलूँ कि नेट डेल्टा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना होगा, तो 360 से इस पूरे को माइनस करना पड़ेगा, तो 360 माइनस 2 थीटा, तो 360 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस 2 थीटा, तो नेट एंगल ऑफ डेविएशन कितना बचा बच्चों, 2 थीटा, और 2 थीटा कैसा, ये चीज़ एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखो, तो ये एंगल कितना है बच्चों, नेट एंगल ऑफ डेविएशन 2 थीटा। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा ऐसा जरूरी नहीं है, इस वाले केस में हो गया, कभी कभी ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है 2 थीटा, है ना, वो तो सेंस पे डिपेंड करता है कि रे कहाँ से गिर रही है, मिरर कैसे इंक्लाइंड है, तो इस पर आप ध्यान ना दें। वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे निकालते हैं वो मैं अभी आपको बता दूंगा। आप तो ये ध्यान दें कि नेट डेल्टा कितना हुआ, 2 थीटा। अब देखो नेट एंगल ऑफ डेविएशन जो ये 2 थीटा आया, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आई, इसमें आई तो कहीं आया ही नहीं, यानी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, कुछ भी वैल्यू हो, एंगल ऑफ नेट एंगल ऑफ डेविएशन हमेशा 2 थीटा है। तो सोचो अगर ये ट्रिक आपको पता है कि एंगल ऑफ डेविएशन डायरेक्टली 2 थीटा है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। भाई अगर मैं आपसे बोलता, जैसे कि अगर ये सवाल आता तो बच्चे इसको सॉल्व करने लगते हैं, सॉल्व करो ही मत ना, आपको आंसर तो पहले ही पता है। जैसे अभी आपने देखा कि ये 60 डिग्री है और ये रे ऐसे गिर रही थी, और कुछ भी एंगल दे दे 40 डिग्री, तो आपको पहले ही पता है इसका आंसर क्या है। ये अगर थीटा एंगल बिटवीन द मिरर्स है तो आंसर 2 थीटा होगा, तो 2 टाइम्स होगा। तो मुझे पता है एंगल ऑफ डेविएशन का जो फॉर्मूला है, नेट एंगल ऑफ डेविएशन, वो 2 थीटा मतलब 120 डिग्री, ये मेरा आंसर है। लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। अब वो कैसे पहचानेंगे, तो सर सॉल्व करते हुए तो हमें समझ में आ रहा था कि वो कैसे आया, लेकिन यहाँ पे तो हम 2 थीटा ट्रिक लगा रहे हैं, तो इसमें कैसे पता चलेंगे। तो उसके लिए आप हमेशा याद रखें, जहाँ रे गिर रही है उसको फर्स्ट मिरर मान लें, और जो बचा है उसको सेकंड मिरर मान लें। अब आप फर्स्ट से सेकंड मिरर की तरफ घूमें, फर्स्ट से सेकंड मिरर की तरफ आप देखो कैसा घूम रहे हो बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें फर्स्ट से सेकंड मिरर में कैसा घूम रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसका आंसर 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। आप सॉल्व कर देखना, ये आंसर आएगा। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये एग्जांपल दे दिया। सेकंड एग्जांपल आप ऐसे देखें, अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये हमारे 2 मिरर हैं, इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 40 डिग्री है, 40 डिग्री का इंक्लिनेशन है, और मैं आपसे बोलूँ ये रे आई ऐसे, तो आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, रे डायग्राम बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर ये देखोगे कि कहाँ नॉर्मल डालो, फिर सॉल्व करोगे, डेल्टा 1 डेल्टा 2 निकालो, फिर जोड़ोगे, इतना कुछ करना ही नहीं। आपको तो डायरेक्ट ट्रिक पता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है भाई, इंसिडेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर डायरेक्ट मुझे पता है कि नेट डेल्टा क्या है बच्चों, 2 थीटा, मतलब 2 एंगल ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ बिटवीन द मिरर्स। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखो आप, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली 40 × 2 मतलब 80 डिग्री। अब क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है ये पहचानना है। तो मैंने आपको बोला कि जहाँ इंसिडेंट से पहले गिरती है उसको मिरर 1 मान लो, और जो दूसरा वाला बचा उसको सेकंड मिरर मान लो। अब फर्स्ट मिरर से सेकंड मिरर की तरफ घूमो, देखो इस वाले क्वेश्चन में आप कैसा घूम रहे हो, फर्स्ट से सेकंड पे क्लॉकवाइज, इसलिए इसका आंसर 80 डिग्री क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। आप सॉल्व करके देखना, यही आंसर आएगा 80 डिग्री क्लॉकवाइज। जैसे और अगर आपसे मैं पूछूं तो आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है भाई कि ये आपका मिरर है
इस तरीके से, इस तरीके से 2 इंक्लाइन मिरर है, इस मिरर के बीच का एंगल जो है वो 50 डिग्री है और आपका रे ऐसे गिरी। तो आप कैसे निकालोगे? डायरेक्ट आंसर लिखो बच्चों, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 50 का 2 टाइम्स 100 डिग्री। अब ये देखना पड़ेगा कि एंगल ऑफ डेविएशन तो 100 डिग्री है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो जहाँ रे गिरी उसको फर्स्ट टाइम मान लो और जो बचा है उसको सेकंड मान लो, फर्स्ट से सेकंड घूमो। तो देखो इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमा, तो आंसर हो गया 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल। तो एंगल ऑफ डेविएशन के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से निकल आता है ना बच्चों। तो इसको ध्यान में रखेंगे और याद रखेंगे, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे की बात करेंगे।